अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम हिस्ट्री की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 12 का टॉपिक देखेंगे, अल्फा डिके। हम लोगों ने ना डिके प्रोसेस देखना है, तो इसके लिए हमने कहा था किसी भी एलिमेंट में से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं या बीटा पार्टिकल या गैमा रेडिएशंस निकल रही हैं, तो इसी को हम लोग नाम दे देते हैं अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गैमा डिके। हमने पढ़ा था अगर किसी न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर बचे 82 इससे ज़्यादा होना, तो उसमें से 3 तरह की रेडिएशंस निकलती है, अल्फा, बीटा या गैमा। अगर किसी न्यूक्लियाई में से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे होंगे ना, तो हम लोग बोलेंगे वो अल्फा डिके है। अगर किसी न्यूक्लियाई में से बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो हम कहेंगे बीटा डिके है, और गैमा पार्टिकल निकल रहे होंगे तो गैमा डिके है, गैमा रेडिएशन सॉरी। तो कहते हैं किसी भी न्यूक्लियस से ये जो पार्टिकल्स के निकलने का प्रोसेस है उसको डिके का नाम देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा डिके है क्या। अल्फा डिके में हमारे पास क्या चीज़ एमिट होती है, क्या चेंज आता है न्यूक्लियाई में, तो वो देखते हैं। कहते हैं अगर किसी न्यूक्लियस के पास ज़्यादा प्रोटॉन्स की तादाद है ना एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन्स, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और रिपल्जन फोर्सेज हैं, रिपल्सिव फोर्स की वजह से अब वो न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो हमारे पास कह लें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की निस्बत जो इसमें रिपल्सिव फोर्सेज होती है वो ज़्यादा होती हैं, तो न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाएगा, उसमें से रेडिएशन की एमिशन होगी। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये रेडॉन है, रेडॉन में ना हमारे पास जो न्यूक्लियाई होते हैं, सॉरी कह लें कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 88 है, मतलब प्रोटॉन्स 88 है, वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चे, इतने ज़्यादा जब प्रोटॉन्स होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से ना हमारे पास वो अनस्टेबल हो जाता है। और वो अनस्टेबल होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में अल्फा पार्टिकल की एमिशन होगी। तो कहते हैं हमारे पास कहीं पे अगर प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो गई है तो प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन होना शुरू हो जाती है प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना बच्चे, इसकी रेंज बहुत कम होती है, तो लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कह लें रिपल्सिव फोर्स है उसकी रेंज ज़्यादा होती है। तो अगर तादाद में पास प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जाएगी ना, तो वो एक दूसरे को रिपेल ज़्यादा करना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास कह लें कि अगर सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन में मेरे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो मेरे पास रिपल्सिव फोर्स है वो तो पूरे के पूरे रीजन में है, क्योंकि वो मेरे पास कह लें लॉन्ग रेंज है। तो आपके पास कह लें कि रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाते हैं, हम कहते हैं अनस्टेबल हो जाते हैं। तो वहाँ से अल्फा पार्टिकल की एमिशन होना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं हमारे पास अगर बात करें अल्फा पार्टिकल, हमने कहा था ये हमारे पास जो है ना हीलियम न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल को हमने नाम दिया था, ये हमारे पास क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, मतलब जिसमें ऊपर चार्ज 2+ चार्ज होता है, मतलब इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो कहते हैं हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो ये बेसिकली किसको बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस को, जिसमें क्या कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। कहते हैं इसका मतलब है जो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई होगा, पेरेंट न्यूक्लियाई को बोलते हैं मुझे, जो हमारे पास ओरिजिनल न्यूक्लियाई होता है जो डिके करता है। तो उसका अटोमिक जब वो डिके करेगा तो जो हमारे पास उसका अटोमिक नंबर या मास नंबर का कैसे चेंज होगा, अगर उसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो हमारे पास बच्चे किसी भी सिंबल को, किसी भी एलिमेंट के सिंबल को ना लिखते हैं किस तरह से, इस तरह से लिखते हैं, मतलब एक्स और नीचे अटोमिक नंबर लिखा जाता है, ऊपर मास नंबर लिखा जाता है। मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, और नीचे अटोमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अगर इसमें से अल्फा फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रेडॉन है, अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल मेरे पास एमिट होता है, अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, साथ में मेरे पास एक नया पार्टिकल बनता है। अब अल्फा पार्टिकल में कितने हैं, हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर इसका कितना होता है, 4, मतलब इसमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और टोटल हमारे पास पार्टिकल्स की तादाद कितनी होती है, 4 होती है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब है जो नया मेरे पास बनेगा उसका एटॉमिक नंबर पहले की निस्बत क्या होता होगा, कम हो जाएगा 2, क्योंकि अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन लेके बाहर निकल गया। मास नंबर इसका कम कितना हो जाएगा, वो 4, क्योंकि अल्फा पार्टिकल 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल लेके बाहर निकल गया। तो कहते हैं हमारे पास जो नया एलिमेंट बनता है उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है और मास नंबर कितना कम होता है, 4 कम होता है। अच्छा ये एमसीक्यू में आता है कि अल्फा डिके में जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना कम होता है और मास नंबर कितना कम होता है, तो एटॉमिक नंबर याद रखिएगा 2 कम होता है, मैच नंबर कितना कम होता है, 4। ये एक जनरल फार्मूला लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई सा भी पेरेंट न्यूक्लियाई आएगा, कोई सा भी न्यूक्लियाई हो सकता है, जब उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उस न्यूक्लियाई की वजह से जो नया न्यूक्लियाई बनेगा उसका एटॉमिक नंबर पहले की निस्बत कम होगा 2, ठीक है। हीलियम जो है न्यूक्लियाई उसका 2 एटॉमिक नंबर लेके बाहर निकल गया और मैच नंबर कितना कम हो गया, 4। तो कहते हैं जो पहले वाला होता है बच्चे उसको नाम देते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, और जो बाद में बनता है उसको नाम देते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, साथ में अल्फा पार्टिकल निकलता है। कहते हैं इसके लिए एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जब भी हमारे पास कह लें कि ओवरऑल इसमें ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लें या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वह कंजर्व होते हैं और चार्ज भी कंजर्व होता है। इसको देखते हैं कैसे कंजर्व होता है बाद में। तो पहले तो ये मैंने ओवर जनरल इक्वेशन लिखी है, कहते हैं अगर इसको हम स्पेसिफाई करें फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स कुछ न्यूक्लियाई की एग्जांपल लेके, तो ये मेरे पास हमने एग्जांपल ले ली रेडॉन की,
ठीक है, रेडियम की सॉरी। तो ये हमारे पास रेडियम है, रेडियम 226 आपके पास लिया हुआ है। रेडियम को जब अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ तो यहाँ से क्या बना, कह लेंगे हमारे पास डॉटर न्यूक्लियर रेडॉन आ गया। ठीक है, तो ये रेडियम हमारे पास बेसिकली ओवरऑल पेरेंट न्यूक्लियर था, इसका एटॉमिक नंबर 88 था और मास नंबर 226 था। इसमें से जब अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो नया जब हमारे पास बनेगा रेडॉन, इसका एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हीलियम जो है वो 2 लेके बाहर निकल गया। और मैस नंबर कितना कम हो जाएगा, 4। कहते हैं ओवरऑल जो पहले और बाद में जो ओवरऑल मैस नंबर और चार्ज नंबर जो है ना वो कंजर्व होता है। पहले कितना था ओवरऑल टोटल चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर, 88 था। बाद में टोटल कितने, 86 और 2 कितना है मेरे पास, 88 है। इसी तरह से मैस नंबर पहले कितना था, 226। बाद में देखें टोटल कितना है, वो हमारे पास 226 ही है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो हमारे पास अल्फा पार्टिकल लेके अलग हो जाता है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्ट में तो दोनों ही आ रहे हैं ना। तो कहते हैं हमारे पास इसमें रिएक्शन में क्या होता है कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज या एटॉमिक नंबर भी कंजर्व होता है और मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, वो भी कंजर्व होते हैं। जितने पहले होते हैं उतने ही बाद में होते हैं, सिर्फ ये है कि पार्टिकल एक लैदा हो जाता है। कहते हैं हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियस है वो हमारे पास अलग होता है पेरेंट न्यूक्लियस से, मतलब ये कोई नया न्यूक्लियस बन जाता है। तो इसको न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन भी कहते हैं कि जिसमें एक न्यूक्लियस जो है वो डिके करके किसी दूसरे न्यूक्लियस में तब्दील हो जाता है। पहले हमारे पास रेडियम थे, बाद वो किस में चेंज हो गया, रेडॉन में हो गया। तो इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। ट्रांसमुटेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म होना, कन्वर्ट हो जाना किसी दूसरे एलिमेंट में। ठीक है, जब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल जाता है तो ये किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कहते हैं हमने देखा कि जो ओवरऑल इसका मास था या इसकी कह लें कि पेरेंट न्यूक्लियस का मास होता है ना, वो ज़्यादा होता है इन दोनों की निस्बत। क्यों, क्योंकि इसका मतलब है बच्चे यहाँ पे ना कुछ एनर्जी भी जो है वो रिलीज हुई होती है जिसको हम कंसीडर ही नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि ओवरऑल जो पेरेंट न्यूक्लियस है ना, इसका मास इन दोनों के निस्बत जो है ना, मास जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, डॉटर न्यूक्लियस आ रहा है, इसके निस्बत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि कहते हैं जो डिके प्रोडक्ट में ना हमारे पास एनर्जी भी कुछ ना कुछ रिलीज होती है। इस एनर्जी को हम नाम देते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का, या क्यू वैल्यू ऑफ द डिके बोला जाता है। मतलब यहाँ से जब पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा होगा, अल्फा पार्टिकल तो एमिट होगा, साथ में यहाँ पे कुछ ना कुछ फोटोन भी एमिट होगा। ठीक है, हमने इस सेक्शन में फोटोन को कंसीडर नहीं किया था, हमने सिर्फ अल्फा पार्टिकल और कह लें रेडॉन को कंसीडर किया था। इनका मास ओवरऑल कम होता है, लेकिन ये मास कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जी भी हमारे पास रिलीज होती है। तो वो एनर्जी भी बेसिकली क्या है, हमारे पास मास ही है। तो मास कुछ जो है ना एक्स्ट्रा मास वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में भी। तो इसलिए हम कहते हैं ओवरऑल इसका मास ज़्यादा होगा इनकी निस्बत। अगर हम इसको कंसीडर करेंगे, जो एनर्जी रिलीज हुई होती है, हम उसको भी कंसीडर करेंगे, तो ओवरऑल इसका मास जो होता है ना इस पेरेंट न्यूक्लियस के इक्वल होता है। आगे हमारे पास है बीटा डिके। बच्चे बीटा मैंने आपको अगेन वही कहा था, बीटा 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पॉजिटिव और बीटा माइनस। ठीक है, बीटा प्लस का मतलब क्या है, अगर न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो उसको बीटा माइनस बोलते हैं। बीटा प्लस का अगर न्यूक्लियस में से पॉजिट्रॉन एमिट होता है तो उसको हम नाम देते हैं बीटा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको लिखा किस तरह से जाता है, इसको बीटा माइनस और इसको बीटा प्लस इस तरह से लिखा जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो हमारे पास बीटा माइनस है, अगर न्यूक्लियस में से पॉजिट्रॉन निकल रहा है तो वो बीटा प्लस है। अब देखने के हमारे पास कब कौन सा पार्टिकल एमिट होता है। कहते हैं कुछ न्यूक्लियाइड्स होते हैं ना, उनमें प्रोटॉन की निस्बत जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशो ज़्यादा होने की मतलब क्या है, न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है ना वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। तो इसकी रेशो कहते हैं अगर ज़्यादा है, लार्ज है, मतलब न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिके कौन सा होगा, वहाँ पे बीटा माइनस डिके होगा। बीटा माइनस को कहते हैं, बीटा माइनस में या बीटा पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स उनको बोलते हैं जो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं उनको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। और अगर कोई न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसको हम नाम देते हैं बीटा पार्टिकल का। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। कहते हैं हमारे पास जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व नहीं करते, बल्कि ये न्यूक्लियस के अंदर ही अमिट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे कोई प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वहाँ से अगर मिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की तो उसको हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। कहते हैं हमारे पास बेसिकली इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बीटा माइनस डिके की बात कर रही हूँ तो इसमें अगर न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है, मैंने कहा बीटा माइनस कब होता है, जब न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी प्रोटॉन्स की निस्बत। कहते हैं इस केस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है वो डिके करता है, अगर उसकी तादाद ज़्यादा है तो वो डिके करके हमारे पास क्या देता है, एक प्रोटॉन दे देता है, साथ में मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, और साथ में हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो बच्चे ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो साथ में एमिट हो रहा होता है। उसको लिखा कैसे जाता है बच्चे, न्यूट्रिनो का जो सिंबल होता है ना वो हमारे पास म्यू होता है। ठीक है, और अगर इस न्यू इसको बोलते हैं और अगर इसके ऊपर बार लगा देते हैं तो ये एंटी न्यूट्रिनो बन जाता है। तो कहते हैं जब हमारे पास न्यूट्रॉन है
ओवरऑल स्टार्टिंग में इसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता, मतलब इसका चार्ज 0 है न्यूट्रॉन का। लेकिन जब ये डिके करता है तो आपको 2 पार्टिकल्स देता है, एक प्रोटॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन देता है, जिसको बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस से हमारे पास एमिशन में कोई निकला होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल बोलेंगे। तो न्यूट्रॉन से 2 पार्टिकल्स निकलते हैं, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। अब देखिए स्टार्ट में कोई चार्ज नहीं था, तो बाद में भी कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर अगर प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास 1 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो बाद में भी कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए प्रोटॉन और साथ में इलेक्ट्रॉन। अब न्यूट्रॉन जो होते हैं वो जब कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में, जब हमारे पास प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास जो न्यूट्रिनो है वो बाहर एमिट हो जाते हैं। तो कहते हैं हमारे पास इस केस में क्या होता है कि जब भी बीटा माइनस डिके होगा तो हमारे पास क्या होगा, कुछ रिएक्शन इस तरह से होगा कि आपके पास अंदर हमारे पास ये ओरिजिनल पेरेंट न्यूक्लियाई है, जब बीटा माइनस डिके होगा, बीटा माइनस डिके कैसे होगा कि एक न्यूट्रॉन जो है वो तब्दील हो जाएगा किसमें, हमारे पास प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में। अब प्रोटॉन तो अंदर ही रहेगा, इसका मतलब है प्रोटॉन की तादाद 1 बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, इसको बीटा माइनस बोल देंगे, बीटा क्योंकि ये न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है तो ये बीटा माइनस डिके है, और साथ में हमारे पास कौन सा पार्टिकल आएगा, एंटी न्यूट्रिनो आ जाएगा। तो कहते हैं हमारे पास, हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास जो पेरेंट न्यूक्लियाई है इसमें मास नंबर चेंज नहीं हुआ, मास नंबर तो उतना ही, क्योंकि न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन में, तो पार्टिकल्स की तादाद उतनी ही रही है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है कि हमारे पास जो प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया ज़्यादा, जो डॉटर निकले आएगा, साथ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी एमिशन और साथ में एंटी न्यूट्रिनो की। कहते हैं अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एग्जांपल है थोरियम की, कि जब वो हमारे पास डिके करता है तो हमारे पास प्रोटेक्टिन कह लें कि एमिट होता है, और साथ में इलेक्ट्रॉन और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। और यहाँ पे देखें इसका एटॉमिक नंबर मतलब जो भी था यहाँ पे 90 होता है, जब वो डिके करता है तो 1 नंबर बढ़ जाता है। बीटा प्लस डिके कब होगा बच्चे, बीटा प्लस डिके कब होगा, जब हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, मतलब न्यूट्रॉन्स की तादाद कम होगी, प्रोटॉन्स की तादाद जो होगी वो ज़्यादा होगी। प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो स्मॉल है, मतलब न्यूट्रॉन्स की तादाद कम है, इसलिए वो कहता है कि जो न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन है वो लेस है। वो लेस क्यों है, क्योंकि बच्चे हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कहते हैं उस केस में हमारे पास एमिशन किसकी होगी, बीटा पार्टिकल की, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल की। बीटा पॉजिटिव पार्टिकल का मतलब क्या है, पॉजिट्रॉन की एमिशन होगी। अब पॉजिट्रॉन की एमिशन कब होगी, पॉजिट्रॉन की एमिशन के लिए ना हमारे पास बेसिकली कह लें कि प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा होता है। अब प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन कन्वर्ट होता है हमारे पास, प्रोटॉन डिके करता है या कन्वर्ट होता है किसमें, न्यूट्रॉन में, प्लस पॉजिट्रॉन में और प्लस न्यूट्रिनो में। अब प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज था, +1 चार्ज था, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में पॉजिट्रॉन में और साथ में न्यूट्रिनो में। बच्चे जो हमारे पास पॉजिट्रॉन होता है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो स्टार्टिंग में भी प्लस चार्ज होता है, बाद में भी प्लस चार्ज होता है, तो चार्ज कंजर्व रहता है, ठीक है। तो हमारे पास जब भी प्रोटॉन डिके करता है या कन्वर्ट होता है तो वो एक न्यूट्रॉन देता है, एक पॉजिट्रॉन देता है और एक न्यूट्रिनो देता है। न्यूट्रॉन जो है वो तो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, जो पॉजिट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं बीटा पॉजिटिव डिके का। स्टार्टिंग में हमारे पास न्यूक्लियाई ये था, पेरेंट न्यूक्लियाई, जब बीटा पॉजिटिव डिके होता है तो हमारे पास प्रोटॉन डिके करता है, प्रोटॉन डिके करेगा तो एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो Z-1 आ जाएगा, और साथ में मेरे पास इलेक्ट्रॉन की, पॉजिट्रॉन की मिशन आ जाएगी और साथ में न्यूट्रिनो की, तो बीटा पॉजिटिव की आ जाएगी। तो इसके एग्जांपल नियॉन की दे रहा है, वो जब फ्लोरीन में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 कम हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन डिके करता है, प्रोटॉन डिके करके एक न्यूट्रॉन में आ जाता है, बच्चे पार्टिकल्स की तादाद सेम रहती है, तो साथ में हमारे पास किसकी मिशन आ रही होती है, पॉजिट्रॉन की और न्यूट्रिनो की। अच्छा ये देखें इसमें मैथ नंबर किस तरह से चेंज नहीं होता है, सो ऑन। बीटा माइनस डिके देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एग्जांपल कार्बन की दी हुई है, कार्बन 14 की, इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। हमने कहा था बीटा माइनस कब डिके करता है, जब न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी तो एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोटॉन में, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन की मिशन होगी। अब न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया था, प्रोटॉन में, तो हमारे पास प्रोटॉन की एक तादाद बढ़ जाएगी, तो हम कहते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। न्यूट्रॉन कम हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, सॉरी न्यूक्लियॉन्स हैं, वो सेम रहते हैं। पहले कितने थे, 14, बाद में भी कितने रहते हैं, 14 रहते हैं। तो मास नंबर चेंज नहीं होता, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। और कैसे चेंज होता है, एक बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रॉन तब्दील हो जाता है किसमें, प्रोटॉन में। बीटा प्लस डिके में देखें ना, बीटा प्लस डिके में क्या है कि हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है, न्यूट्रॉन्स की कम है।
अब प्रोटॉन्स ने तब्दील होना है न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन तब्दील होता है तो एक न्यूट्रॉन देता है और साथ में हमारे पास पॉजिट्रॉन देता है। तो अब ये देखिए हमारे पास एक प्रोटॉन तब्दील हो जाएगा किस में, न्यूट्रॉन में, तो हमारे पास प्रोटॉन की तादाद कम हो जाएगी, न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मास नंबर या ओवरऑल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वो सेम रहते हैं, पहले भी 10 थे बाद में भी 10 थे। तो ए चेंज नहीं होता, मास नंबर चेंज नहीं होता, चेंज नंबर क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर, और वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है और साथ में पॉजिट्रॉन की एमिशन हो जाती है। तो याद रखिएगा बीटा पॉजिटिव डिके जब भी होगा हमारे पास तो हमारे पास कह लें एटॉमिक नंबर कम होगा बाय फैक्टर -1, मास नंबर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद चेंज नहीं होती। और अगर बीटा कह लें माइनस डिके हो रहा है तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। बीटा माइनस में क्या होता है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में तादाद चेंज हो रहा होता है तो प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ जाती है। आगे कहते हैं यहाँ पे ना एनर्जी कह लें कि ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इन रेडियो एक्टिव, कहते हैं हमारे पास जो रेडियो एक्टिव डिके होता है ना, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उसकी एनर्जी ना होती है शार्प लाइंस होती है, मतलब उनकी एनर्जी फिक्स होती है, शार्पली हम कहते हैं डिफाइंड एनर्जी होती है। एनर्जी अगर हम के अल्फा पार्टिकल्स को जब हम प्लॉट करते हैं ना अलॉन्ग दी काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास इस तरह से ना शार्प लाइंस आती हैं। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है ना वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है, डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होती हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल में क्या होता है बच्चे, अल्फा पार्टिकल में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकल एमिट होता है कि एक हमारे पास कह लें कि पेरेंट न्यूक्लियस जब डिके करता है तो सिर्फ एक ही पार्टिकल एमिट होता है जो अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। अब ये देखिए एक ही पार्टिकल है, जितनी एनर्जी मिलेगी डॉटर न्यूक्लियस के अलावा वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगी, अल्फा पार्टिकल को मिलेगी। इसलिए इसकी एनर्जी की जो स्टेट्स होती है ना वो डिफाइंड होती है, इस तरह से डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होती हैं। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में देखें बीटा पार्टिकल में से ये देखें दो पार्टिकल्स एमिट होते हैं, चाहे वो बीटा प्लस है चाहे वो बीटा माइनस है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है या फिर इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो होता है या फिर पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो होता है, मतलब दो पार्टिकल्स एमिट होते हैं। तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है ना यहाँ पे रेडिएशंस में वो दो में डिवाइड हो रही होती है, कभी इसकी ज़्यादा होती है इसकी ज़ीरो होती है, कभी इसकी कम होती है इसकी बढ़ती जाती है, तो कुछ भी एनर्जी पॉसिबल है, ठीक है। तो दो में डिवाइड हो रही है, कभी में भी इसकी मैक्सिमम हो इसकी ज़ीरो हो, में भी इसकी कम हो इसकी ज़्यादा हो, तो ये चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। तो कहते हैं इसमें जो एनर्जी ग्राफ होता है ना, अगर काइनेटिक एनर्जी का बीटा पार्टिकल्स के साथ प्लॉट करें तो इसकी एनर्जी कुछ इस तरह से होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, मतलब बीटा पार्टिकल की एनर्जी कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, फिर मैक्स ज़ीरो भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि जो इसके साथ न्यूट्रिनो है उसकी एनर्जी कितनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं पॉजिट्रॉन की बात कर रही हूँ, में भी इसकी एनर्जी ज़ीरो हो इसकी मैक्सिमम हो, में भी इसकी एनर्जी की कुछ वैल्यू है इसकी भी कुछ हो, में भी इसकी मैक्सिमम हो इसकी ज़ीरो हो, तो ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि यहाँ पे दो पार्टिकल्स की एमिशन होती है। तो कहते हैं यहाँ पे बेसिकली जो एनर्जी है वो दो का सम होता है, एक इलेक्ट्रॉन का और एक एंटी न्यूट्रिनो का। तो एनर्जी सेम नहीं रहती, एनर्जी कुछ भी हो सकती है, जीरो से मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है। तो आपके पास इस तरह से एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ आ जाता है, ठीक है। कहते हैं लेकिन हमारे पास जो कह रहे हैं मोमेंटम और जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो दोनों में अप्लाइड होते हैं, वो बीटा पार्टिकल में भी और मोमेंटम में भी, कह लें कि अल्फा पार्टिकल में, मतलब जितनी स्टार्टिंग में एनर्जी होती है या मास होता है या एटॉमिक नंबर मास नंबर होता है उतना ही बाद में होता है। तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। तीसरी रेडिएशन की एमिशन आ जाती है हमारे पास गैमा रेडिएशन कब एमिट होती है बच्चे, जब भी कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है, मतलब उसके न्यूक्लियॉन जो होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, तो वह जब भी अपनी नॉर्मल स्टेट में आता है तो वहाँ से गैमा रेडिएशन की एमिशन होती है। एक्साइटेड स्टेट में मतलब जैसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल में चला गया, लो एनर्जी लेवल में चला गया, इस तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी हाई लो एनर्जी लेवल में होते हैं। जब वो डी एक्साइट होते हैं तो वहाँ से गैमा रेडिएशन की एमिशन होती है। लाइक हमारे पास कि एक्साइटेड न्यूक्लियस है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो हैं वो थोड़ा हाई एनर्जी स्टेट में होंगे, जब वो वापस आएंगे तो वहाँ से गैमा रेडिएशन की एमिशन होती है, ठीक है। तो ये डिके हैं, इससे रिलेटेड ना काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी हैं, तकरीबन इसी से रिलेटेड ही हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो जो हमारे पास कह लें कि एटॉमिक नंबर किस तरह से कितना कम होता है, और अगर बीटा प्लस डिके हो रहा है तो कितना हमारे पास एटॉमिक नंबर कम होता है, कितना इंक्रीज होता है, सो ऑन, ये सारा कुछ उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने ये वाली जो क्वेश्चंस है ना इनको माइंड में रखने हैं कि अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो डॉटर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर कितना चेंज होगा, मास नंबर कितना चेंज होगा। अगर बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो हमारे पास कितना कह लें कि एटॉमिक नंबर चेंज होगा और मास नंबर में क्या इफेक्ट आएगा। अगर बीटा प्लस है या बीटा माइनस है तो कितना चेंज आएगा। ये बेसिकली ज़्यादा आपने फोकस करनी है रिएक्शंस, ठीक है। और गैमा रेडिएशंस में हमारे पास किसी किस्म का भी चेंज नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ होता है कि वो एक्साइटेड स्टेट में होगा तो वो डी एक्साइट हो जाएगा। अब इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन देखें तो वो हमारे पास कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज का बच्चे ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी है जो मैं आपको इंडिकेट भी करवा देती हूँ। हमारे पास ना ये है, ठीक है।
क्वेश्चन है ये वाला, एलेबोरेट द फिनोमेना ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके एंड बीटा नेगेटिव डिके। तो इसमें बीटा पॉजिटिव और बीटा माइनस सिर्फ डिके पूछा हुआ है, अल्फा और गामा नहीं पूछा हुआ, तो ये सिर्फ बीटा प्लस और बीटा माइनस वाला आ जाएगा। ठीक है, इससे मजीद कुछ पूछ रहा हूँ मुझे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।